नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं इंडिया जी के क्लास 2 और उम्मीद करता हूं कि जो इसकी क्लास 1 है वो आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। तो पहली ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18। तो जो इसका सही आंसर है वो है आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16। दोस्तों, जो ये आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो देख लेते हैं ये है कौन कौन से। जो आर्टिकल 15 है ये कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट any person only on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth। यानी जो स्टेट है वो किसी भी जो व्यक्ति हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। ये धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर और उसके जन्म के स्थान के आधार पर। आर्टिकल 16 है ये कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो सभी नागरिक हैं इंडिया के, उन सभी के पास समान अधिकार है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मतलब कि जितना अधिकार, जैसे कि एक वैकेंसी निकली है तो जितना अधिकार मेरा उस पे है उतना ही अधिकार आपका भी उसी पे है। आर्टिकल 19 ये आर्टिकल गारंटी करता है 6 तरह की फ्रीडम को। तो पहली है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है राइट टू असेंबल और ये तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये चौथा है राइट टू मूवमेंट। पांचवा है राइट टू सेटल। और ये छठा है ये राइट टू एनी प्रोफेशन। तो पहला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, चाहे मैं बोल के करूं या किसी एक्सप्रेशन के साथ करूं। दूसरा है राइट टू असेंबल, यानी इकट्ठा होने का अधिकार है। तीसरा है कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ एसोसिएशन बनाना चाहूँ तो उसका अधिकार है। तीसरा है मूवमेंट का, मैं भारत में किसी भी जगह जा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये पांचवा है राइट टू सेटल, यानी
पूरे देश में किसी भी जगह पे रह सकता हूँ। और जो छठा है ये है राइट टू प्रोफेशन, यानी मैं कोई भी व्यवसाय करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। दोस्तों राइट दिए तो गए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ ये एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर मैं सेटल होने की बात कहूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं या प्रोटेक्टिव एरियाज़, जैसे कि ये सेंटिनलीज आइलैंड है, अगर मैं कहूँ कि मुझे वहाँ पे जाके रहना है तो मैं नहीं रह सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे ही और बहुत से एरियाज़ हैं कि उन रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये जैसे राइट टू प्रोफेशन है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर रखी, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो अपना क्लिनिक खोल के डॉक्टर ना है तो वह मैं नहीं कर सकता तब तक कि मेरे पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन ना हो। तो इस तरह की इनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 29। ये कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चर एंड डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपना जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या उनकी जो भाषा है वो उसे बचा सकते हैं। और जो आर्टिकल 30 है यह है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसे खोल सकते हैं और उसे चला सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। वो भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 4 क है या भाग 5 है। तो जो इसका सही आंसर है वो है भाग 4, यानी पार्ट 4A। इसमें ये बाकी के देख लेते हैं। जो ये भाग 3 है ये फंडामेंटल राइट्स, ये जो पीछे करवाए भी हैं कुछ। जो भाग 4 है ये है DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो ये भाग 5 है ये डील करता है यूनियन गवर्नमेंट से। इसमें जैसे पार्लियामेंट आ गई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये कैग वगैरह, ये भाग 5 में आएंगे यानी पार्ट 5 में। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो इज़ नॉट अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारतीय राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है। उसमें पहली ऑप्शन है एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो, सस्पेंसिव वीटो यानी निरोधात्मक वीटो, या पॉकेट वीटो, या क्वालिफाइड वीटो यानी योग्य वीटो। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वालिफाइड वीटो। इसमें जो पहली ऑप्शन है एब्सोल्यूट वीटो, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से मना कर देता है बिल्कुल। जैसे कि ये बिल पास करती है पार्लियामेंट तो वो एक्ट तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उससे ये साइन करने से मना कर देता है तो वो होता है एब्सोल्यूट वीटो, डज नॉट गिव हिज एसेंट। और ये राष्ट्रपति करता तब है कि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे कहे कि आप इस पे साइन मत कीजिए। दूसरी ऑप्शन है यानी सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या करता है कि राष्ट्रपति बिल को वापस भेज देता है पार्लियामेंट को और उस कहता है कि इसमें कुछ ये आप एक बार दोबारा चेक कीजिए। लेकिन अगर जब पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास करके भेज देती है तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, वो कंपल्सन है। यानी प्रेसिडेंट आस्क फॉर रिव्यू, VIEW। और जो ये तीसरी यानी ये पॉकेट वीटो है, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उस बिल पे एक्ट ही नहीं करता, मतलब फाइल उसकी टेबल पे पड़ी है, वो ना तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है ना रिजेक्ट कर रहा है, बस पड़ी है, यानी डज नॉट एक्ट।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए संबंधित है। वो शेड्यूल 2 है यानी अनुसूची 2, शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3, शेड्यूल 4 यानी अनुसूची 4 या शेड्यूल 5 या अनुसूची 5। तो जो इसका सही आंसर है वो है शेड्यूल 4 यानी अनुसूची 4। ये जो इसमें शेड्यूल 2 है यानी अनुसूची 2, ये रिलेटेड है सैलरी से कि सैलरी कितनी होगी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होगी, प्रेसिडेंट की कितनी होगी, हाई कोर्ट के जज की कितनी सैलरी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी सैलरी होगी। मतलब ये शेड्यूल 2 उससे रिलेटेड है। और जो ये शेड्यूल 3 है ये रिलेटेड है ओथ से यानी शपथ से। और जो ये शेड्यूल 5 है ये रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। यानी जो ये शेड्यूल एरियाज हैं उनके रख रखाव, उनके मैनेजमेंट, उनसे रिलेटेड है ये शेड्यूल 5। तो अगला क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव हिज रेजिग्नेशन टू होम, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं। वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिप्टी स्पीकर को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। वो 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, 9 महीने हैं या 12 महीने हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 6 महीने। ये आर्टिकल 85 में बताया गया ऐसा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी, नेली सेनगुप्ता थी या सुनीति चौधरी थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी 1925 में। जो ये एनी बेसेंट है ये है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो सरोजिनी नायडू है। ये जो एनी बेसेंट है ये बनी थी 1917 में। और जो ये नेली सेनगुप्ता है ये बनी थी 1933 में। ये कांग्रेस की ये 3 ही हैं जो कि अध्यक्ष बनी थी, एक 1917 में बनी थी, एक 1925 में और एक 1933 में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पॉवर्टी और ये अन ब्रिटिश रूल है ये किसने लिखी थी। इसमें माफ़ कीजिएगा मैं इसकी हिंदी करना भूल गया। ये एम.जी. रनाडे ने लिखी थी, दादा भाई नारोजी ने लिखी थी, आर.सी. दत्त ने लिखी थी या डीन साहब बच्चा ने लिखी थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। ये जो आर.सी. दत्त हैं इन्होंने लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये दादा भाई नारोजी का तो है ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन जो डीन शाह बच्चा हैं, एम.जी. रनाडे हैं और ये दादा भाई नारोजी हैं, इन तीनों ने मिलकर एक ये ऐसे लिखा था, ये था इंडियन इकोनॉमिक्स। ये जितने भी चारों हैं ये है इकोनॉमिक क्रिटिक। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा है, तारकनाथ दास हैं, लाला हरदयाल है या मैडम कामा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तारकनाथ दास। और ये इन्होंने फाउंड की थी 1907 में अमेरिका में। दोस्तों इसमें आपको ये कमेंट करके बताइएगा कि 1907 में और कौन सा इंसिडेंट हुआ था। हिंट के तौर पे कांग्रेस में कुछ हुआ था तो वो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ था। ये जो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है
इन्होंने फाइंड किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये फाइंड आउट करी थी 1905 में इंग्लैंड में। और जो लाला हरदयाल हैं, गदर पार्टी, उन्नीस सौ 13 में सैन फ्रांसिस्को में। और जो मैडम कामा है, इन्होंने खोली थी पेरिस इंडिया सोसाइटी। उन्नीस सौ 5 में पेरिस में। और जो मैडम कामा है, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम फर्स्ट इन क्रोनोलॉजी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले आएगा। वो अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक है, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, या रोलेट सत्याग्रह है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। इसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा, फिर उसके बाद ये अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक आएगा, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आएगा, और फिर रोलेट सत्याग्रह आएगा। इसमें आप कमेंट करके बताइएगा ये किस किस ईयर में हुए थे। तो अगला क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। अजात शत्रु ने की थी, कालशोक ने की थी, अशोका ने की थी, या मोगलीपुत्र तीसा ने की थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोगलीपुत्र तीसा। ये जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई तो थी अशोक के टाइम पे, लेकिन जिसने प्रिसाइड किया था वो थे मोगलीपुत्र तीसा। मैं एक काम करता हूँ कि ये जितनी भी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे यहाँ पे बता देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी 483 BC में, ये अजात शत्रु के समय में। और ये हुई थी राजगृह में, और इसे प्रिसाइड किया था, यानी जो इसके चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। और जो दूसरी थी ये हुई थी 383 BC में, और ये हुई थी वैशाली में, और उस समय राजा थे कालशोक। और जो तीसरी है ये हुई थी 255 BC के आसपास, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और इस समय राजा थे अशोका। और इसे प्रिसाइड किया था मोगलीपुत्र तीसा ने। चौथी है ये हुई थी 1 AD में, और ये हुई थी कश्मीर में। उस समय राजा थे कनिष्क। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे वासुमित्र। ये टोटल 4 हैं। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था, या खुसरू शाह था। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक ये खुसरू शाह को मार के बना था। ये खुसरू शाह खिलजी डायनेस्टी का है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपाक्षय का उदाहरण नहीं है। सॉल्यूशन है यानी मिश्रण, कार्बोनेशन, एक्सफोलिएशन, या हाइड्रेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सफोलिएशन। ये इसकी इमेज भी है, ये ऐसी होती है, ये परत दर परत उतरता रहता है टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने के कारण। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक,
यानी निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, पिग्मेटाइट है या क्वार्ट्जाइट है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्वार्ट्जाइट। ये मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके ये बाकी के एग्जाम्पल जैसे कि ये मार्बल हो गया, स्लेट, ये एक्सेट्रा, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। और जो ये ऊपर के ये 3 हैं ये है इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ओशियन करंट? यानी निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? वो कुरोशियो करंट है, यानी जापान करंट, या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, या लेब्राडोर करंट है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेब्राडोर करंट। और ये लेब्राडोर करंट है किस ओशियन में? यह है अटलांटिक ओशियन में। इसका ये मैप भी है पूरा, ये रहा नॉर्थ, ये रहा लेब्राडोर करंट, ये अटलांटिक ओशन में है। और ये कुरोशियो करंट है, यानी जापान करंट था। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये आपको हर ओशन में मिलेगा। और ये रहा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये पूरा मैप है, मैं इसे ये मिटो दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, यानी भारतीय मानक समय मेरिडियन कहाँ से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या उड़ीसा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, झारखंड। ये मैप है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन उत्तर प्रदेश से गुजरती है, इसका थोड़ा सा भाग ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और फिर आंध्र प्रदेश से। ये लिख देता हूँ मैं, ये यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड? यानी निम्नलिखित में से किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वो लोनार लेक है, लोकटक लेक है, पुलिकट लेक है या वुलर लेक है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकटक लेक। और यह है मणिपुर में। और जो ये नेशनल पार्क है इसका नाम है केबुल लैमजो JAO नेशनल पार्क। और जो ये लोनार लेक है ये महाराष्ट्र में। ये आपने 2019 या 20 में न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र की एक लेक पिंक कलर की हो गई है, यानी उसका पानी पिंक कलर का हो गया है, तो वो यही लेक थी, लोनार लेक। और जो ये पुलिकट लेक है ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। ये जो श्री हरिकोटा आइलैंड है, यानी जहाँ से ये रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, तो उसको अलग करती है लैंड से। और जो ये वुलर लेक है ये जम्मू और कश्मीर में, और इसे पानी देती है झेलम रिवर। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? यानी निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? वो ब्यास है, जांस्कर है, सतलुज है या सोन है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोन नदी। ये गंगा की सहायक नदी है। और ये बाकी 3 इंडस की। दोस्तों ये रिवर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो वो एक लिख लीजिए आप, ये जो सोन नदी है ये निकलती है अमरकंटक प्लेटू से। जो ब्यास रिवर है ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास, जो रोहतांग वाला एरिया इसके आसपास से। और जो जांस्कर है ये निकलती है ग्रेट हिमालयास, जो ये लद्दाख में है ग्रेट हिमालयास, वहाँ से। तो इसमें लिख दीजिए लद्दाख।
इसमें ग्रेट हिमालयाज़। ये अगर जांस्कर को मैप में देखें तो वो ये जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ से ये जम्मू कश्मीर, ये ऊपर लद्दाख, तो ये गुजरती यहाँ से तकरीबन। और ये जो सतलुज नदी है ये निकलती है मानसरोवर से। जो कि है तिब्बत में। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है। सोयाबीन है, वीट है यानी गेहूँ, मस्टर्ड है यानी सरसों, या बारले यानी जौ। तो जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए सोयाबीन। ये जो बाकी के 3 बच गए, गेहूँ, सरसों और जौ, ये एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के, जिन्हें हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ये होती हैं नवंबर से लेके, ये मतलब अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक। और जो उसके एग्जाम्पल हैं वो है गेहूँ, सरसों और ये जौ। तो ये खरीफ क्रॉप्स, इन्हें हम कहते हैं मॉनसून क्रॉप्स। और ये होती हैं जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है राइस, मेज़, ये बाजरा, कॉटन यानी कपास, और एक ये सोयाबीन। इसके अलावा भी एक फसल और होती है जिसे हम कहते हैं जायद, और इसे हम कहते हैं समर क्रॉप्स। और ये होती है मार्च से लेकर जून तक। इसमें आपके वाटरमेलन वगैरह आते हैं, जैसे ये तरबूज, खरबूजा, ये जायद में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।